नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एनसीईआरटी 11th क्लास एमसीक्यूज क्लास नंबर 3 है। जस्टिस और राइट्स का जो टॉपिक है, जो चैप्टर्स हैं, इन दो चैप्टर्स के क्वेश्चन, करीब 30 क्वेश्चन आज वाली क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। एबीसीडी में आंसर देते जाइएगा साथ साथ और समझते जाइए इसको। 41 नंबर क्वेश्चन है। 40 तक क्वेश्चन हम राजनीतिक सिद्धांत, स्वतंत्रता और समानता, इन 3 चैप्टर्स पे कर चुके हैं 2 क्लासेज में। राजनीतिक अवधारणा का सरोकार, किस राजनीतिक अवधारणा का सरोकार सार्वजनिक जीवन को व्यवस्थित करने वाले नियमों से है, जिनके माध्यम से सामाजिक लाभ और सामाजिक कर्तव्यों का बंटवारा किया जाता है। मतलब वितरण का प्रश्न पूछा जा रहा है। और मैंने न्याय वाले चैप्टर में बताया भी था कि न्याय की जो अवधारणा है उसका मूल सरोकार वितरण के प्रश्न को सुलझाने से है। वितरण किसका करना है, वितरण किस प्रकार से होना है और वितरण किनके लिए किया जाना है। ये 3 बेसिक प्रश्न हैं जो प्रक्रियात्मक और तात्विक न्याय के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। वितरण किसका होना है, वस्तु, सेवा, अवसर, लाभ, पद, तकनीक, संस्कृति जो भी है वो सारे वितरण होगा। उसका किस प्रकार से होगा, क्या उसका माध्यम अपनाया जाएगा, क्या तरीका होगा, क्या प्रोसीजर होगा और किनके लिए कौन उसके लिए मूल लक्षित समूह होंगे, किन समूहों को, किन वर्गों को लक्ष्य मानकर वो चीजें वितरित की जाएंगी। ठीक है, इस पर मैं काफी चर्चा कर चुका हूं। तो ये जो है न्याय के संदर्भ में इसमें बात हो रही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 42 नंबर, प्राचीन भारतीय समाज में धर्म किसी राजनीतिक अवधारणा को संबोधित करता रहा। मैंने बताया था न्याय के अंतर्गत की जो भारतीय अवधारणा है वहां धर्म जो है एक सर्वोत्कृष्ट मानवीय मूल्य के रूप में, एक सद्गुण के रूप में, एक जीवन के कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत हुआ। और न्याय भी जो है वो नैतिकता और धर्म भी जो है नैतिकता, इन दोनों के समानार्थी रूप में प्रयुक्त होता रहा। तो न्याय जो है वो भारत में धर्म के अर्थ में, न्याय का अर्थ ही होता है कर्तव्यों का पालन करना, और धर्म का अर्थ मतलब इन दोनों का जो संयोजन लाइन है वो है कर्तव्य पालन। ठीक है ना, कर्तव्य पालन कह लीजिए और साथ ही नैतिक मूल्य कह लीजिए। ये दो ऐसे विचार हैं जो कि भारतीय दर्शन में धर्म और न्याय को एक दूसरे से अंतर संबंधित करते हैं। तो प्राचीन जो भारतीय समाज है उसमें धर्म जो है न्याय की अवधारणा के साथ अंतर संबंधित रहा है, कर्तव्य पालन और नैतिक मूल्यों से इसका सरोकार रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। कथन कारण है, कन्फ्यूशियस का तर्क था कि गलत करने वालों को दंडित करके और भले लोगों को पुरस्कार देकर राजा को न्याय कायम रखना चाहिए। कन्फ्यूशियस का तर्क है, बिल्कुल सही तर्क था। न्याय को लेकर एक उचित प्रकार का समव्यवहार जो है सामाजिक व्यवस्था में स्थापित करना चाहिए। तो कथन तो ठीक है। कारण है, कन्फ्यूशियस यूनान की दार्शनिक परंपरा के विद्वान थे, ये गलत है। कन्फ्यूशियस जो है वो चीन की दार्शनिक परंपरा के विद्वान है। ठीक है, एक बड़े दार्शनिक माने जाते हैं। जैसे यूनान की परंपरा में सुकरात का नाम है, वैसे चीन की दार्शनिक परंपरा में कन्फ्यूशियस का नाम महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। तो इसमें सी आ जाएगा, कथन सही परंतु कारण गलत। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान समय में सरकार नागरिकों के अधिकारों पर एक विशेष कारण से नियंत्रण लगाती है ना। कई बार ऐसा होता है कि सरकारें जो है अधिकारों पर विशेष कारणों से नियंत्रण लगाती है, अधिकारों को सीमित कर देती है, प्रतिबंधित कर देती है, मर्यादित कर देती है और कुछ ऐसी सीमाएं लगा देती है, अगर उनका कोई उल्लंघन करता है तो फिर उसे यथोचित प्रकार का दंड भी देने की व्यवस्था की जाती है। तो ये कौन सा कारण इसमें शामिल है हम देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, लोक कल्याण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी का प्रश्न है, प्रभुसत्ता और अखंडता का जो प्रश्न है, देश की रक्षा का जो प्रश्न है, वो एक ऐसा प्रश्न है जिसके आधार पर नागरिकों की जो तमाम प्रकार की स्वतंत्रता, उनके अधिकार, चाहे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, चाहे वो भ्रमण की स्वतंत्रता हो, ठीक है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से, क्योंकि देखिए ऑप्शन जब हम चुनते हैं एबीसीडी में, आप ये ध्यान रखिए कि इसमें सर्वोत्तम जो विचार है उसका हमें चयन करना होगा। जैसे लोक कल्याण में एक विशेष संदर्भ हो सकता है, लोक व्यवस्था में एक संदर्भ हो सकता है, लेकिन यहाँ सर्वोत्तम का जब हम चयन करेंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर मैंने एक चीज और आपसे कही है कि हम एनसीईआरटी वाली किताब कर रहे हैं और एनसीईआरटी में जो चीज दी है हम एज इट इज उस पर बात करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए। एनसीईआरटी का जो हम टॉपिक कर रहे हैं, चैप्टर्स कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में जो चीज दी है, ताकि पेपर में जब आएगा तो एनसीईआरटी से पेपर के जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी किताबों से बनेंगे उसमें जो भी लाइन वहां दी होगी एज इट इज वो हमें आंसर के रूप में उसको यहां देना होगा, क्योंकि जब वो क्रॉस चेक भी होगा तो एनसीईआरटी की किताब उसके प्रमाण के रूप में मानी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखें, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न के आधार पर नागरिकों के अधिकारों पर नियंत्रण लगाया जाता है। तो ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। उदारवादी जनतंत्र। उदारवादी जनतंत्र वो जनतंत्र होते हैं जो कि विश्व के यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में भारतीय व्यवस्था के अंतर्गत इस प्रकार के जनतंत्र देखे जाते हैं। उदारवादी जनतंत्र जिसमें नियतकालिक चुनाव होते हैं, लोकपद जो होते हैं उनके लिए खुली प्रतिस्पर्धा होती है, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, राजनीतिक शिक्षण प्रशिक्षण मिलता है, न्यायपालिका की स्वाधीनता होती है। तो ये सभी लक्षण हम भारत में भी देखते हैं, इसलिए हम उदारवादी जनतंत्र की बात करते हैं। तो उदारवादी जनतंत्र किस महत्वपूर्ण अधिकारों का समर्थन करते हैं? जीवन के अधिकार का करते हैं, बिल्कुल, स्वतंत्रता के अधिकार का, संपत्ति के अधिकार का, उपरोक्त सभी
यानी कि बेसिक रूप से अगर कहा जाए तो जो उदारवादी जनतंत्र है ये प्राकृतिक अधिकारों की जो अवधारणा है उसका समर्थन करते हैं। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि 17वीं 18वीं सदी में जब हम सामाजिक संविदा के विचारक पढ़ते हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो, उसमें जॉन लॉक का जो चिंतन आता है वो प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा और उदारवाद के जो है प्रमुख प्रतिपादक के रूप में उनका श्रेय जाता है। साथ ही सीमित संवैधानिक राजतंत्र की बात करते हैं और साथ ही सहमति के तत्व पर आधारित और नागरिक समाज की अवधारणा पर आधारित एक जनतांत्रिक जो व्यवस्था है उसका समर्थन करते हुए भी वो हमको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो उन्होंने तीनों अधिकारों की बात कही थी, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति। तो उदारवाद के साथ कह लीजिए, जनतंत्र के साथ कह लीजिए, तो वो जनतंत्र जो उदारवादी मूल्यों के साथ जुड़ा होता है, जनतंत्र का वो रूप, जनतंत्र का वो प्रकार जो उदारवादी मूल्यों के साथ अंतर संबंधित होता है प्यारे विद्यार्थियों, उसे हम उदारवादी जनतंत्र कहा करते हैं। लिबरल डेमोक्रेसी, मैंने भी 5-6 लक्षण बोले उसके, आप लिख लीजिएगा। नियत और आवधिक चुनाव होना चाहिए, सार्वजनिक जो पद है उनके लिए स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, राजनीतिक शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका वहां पर होनी चाहिए। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता वहां पर होनी चाहिए। सब उदार जनतंत्र के, प्रतियोगी दलीय व्यवस्था होनी चाहिए, सब उदार जनतंत्र के लक्षण है। आपसे पूछ ले मान लीजिए, क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे सिलेबस में है, तो उदार जनतंत्र एक महत्वपूर्ण पार्ट है। विश्व के अधिकांश जो व्यवस्था है वो उदार जनतंत्र को ही अपनाती है, उदार जनतंत्र के लिए ही वो प्रयास करती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, ये हमारा कोर्स है, आगे बढ़ते हैं। न्याय के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, निम्न में कौन सा उसमें शामिल है? हाँ, न्याय के कुछ सिद्धांत होते हैं। न्याय वैसे तो वितरण का प्रश्न है, फिर न्याय के भीतर समानता का व्यवहार भी शामिल होता है। न्याय कहता है जो उचित हो, जो वैध हो। न्याय कहता है किसी प्रकार का भेदभाव ना बरता जाए। न्याय कहता है कुछ लोगों को विशेष प्रकार का संरक्षण दिया जाए, जिन्हें संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता महसूस होती है, ताकि समाज में समानुपातिक समानता कायम रहे। ये मैंने कुछ बिंदु बोल दिए, आप लिख लीजिए कृपा करके, नोट्स बनाइए, साथ साथ मेहनत कीजिए, कृपा कीजिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, पेपर के लेवल अच्छे आ रहे हैं, कठिन आ रहे हैं। जब कठिन आ रहे हैं तो ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, सरल आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो हमने पढ़ ही रखा है, पढ़ ही रहे हैं उसको, हम एवरेज भी पढ़ रहे हैं। लेकिन पेपर के लेवल जब कठिन आ रहे हैं, इसका मतलब हमें एडिशनल बहुत पढ़ना पड़ेगा। तभी तो एनसीईआरटी की किताब शुरू करी मैंने ना, आप समझिए। और उसको कितने व्यापक तरीके से हम ले रहे हैं। 11 क्लास पहले मैं कर चुका है 11th क्लास वाली में, फिर हमने जो है 3 क्लासें आज हो गई हैं, कल एक 4 क्लासें, मतलब टोटल 15 क्लास में 11th क्लास की के लिए एक बुक पे दे रहा हूं। फिर ऐसे सेकंड बुक पे हम आएंगे उसकी, ठीक है। फिर 12th क्लास की 2 बुक होगी। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चंस का बैंक जो है 500,000 क्वेश्चंस का, वो मैं आपको कराऊंगा। बीच में कुछ टॉपिक्स में कराते रहूंगा। तो जब मैं मेरे पार्ट पर ये मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको भी मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो न्याय के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, निम्न में कौन सा उसमें शामिल है? समकक्षों के मध्य समान बर्ताव, बिल्कुल ठीक है। न्याय और समानता का एक अंतर संबंध है, अरस्तु के काल से चला आ रहा है। लोगों को दिए जाने वाले लाभों को निर्धारित करते समय उनके प्रयास और कौशल को मान्यता देना, ये समानुपातिक समानता की बात करता है। आनुपातिक वितरण की बात करता है ना, आनुपातिकता की जो स्थिति है जो अरस्तु ने बताई थी। समकक्षों के मध्य समानता की बात करता है। जरूरतमंदों के लिए जीवन के न्यूनतम लाभ और अवसर के प्रावधान, और डी है इसमें उपरोक्त सभी। तो डी हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये आ जाएगा सामाजिक न्याय की तरफ, क्योंकि एनसीईआरटी में जो 11th क्लास का चैप्टर है ना, उसका नाम ही सामाजिक न्याय है। और ये मैंने बताया था कि न्याय की सबसे बड़ी जो अवधारणा है वो सामाजिक न्याय का विचार है। न्याय का मूलभूत उद्देश्य वितरण के प्रश्न को सुलझाना, और वितरण तर्कसंगत ढंग से हो, वितरण उचित तरीके से हो, और वितरण का उद्देश्य जो सामाजिक व्यवस्था के अंतिम छोर पर विद्यमान जो व्यक्ति और व्यक्ति समूह है, उन तक भी सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सेवाओं के लाभों का न्याय संगत तरीके से वितरण हो सके, यही न्याय के प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से सॉल्व करता है, ठीक है। इसलिए सामाजिक न्याय ही चैप्टर का नाम है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। 47 है, सामाजिक न्याय का संबंध जो है वस्तु और सेवाओं के न्यायोचित वितरण से है ना, न्यायोचित वितरण से है, बिल्कुल ठीक। अभी मैंने कहा, इसकी परिभाषा मैंने अभी खुद ही बोली सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय के अंतर्गत उपेक्षित वर्ग के पक्ष में विशेष संरक्षण की आवश्यकता है, बिल्कुल। उपेक्षित वर्ग के बारे में मैंने बात की थी कि वो वर्ग जो ऐतिहासिक कारणों से, कुछ राजनीतिक कारणों से, कुछ आर्थिक कारणों से, कुछ धार्मिक सांस्कृतिक कारणों से इतिहास की मुख्य धारा से, विकास की मुख्य धारा से वंचित हो गए, अब उनको विशेष संरक्षण दिए जाने की जरूरत है, ताकि सामाजिक जीवन के जो लाभ हैं वो उनको प्राप्त कर सके, सामाजिक जीवन की प्रतिस्पर्धा में वो अपने उपयुक्त स्थान को प्राप्त कर सके, और सामाजिक जीवन के जो भी लाभ वितरित हों, पदों के, सेवाओं के, अवसरों के, लाभों के, उन लाभों को जो है वो प्रॉपर ढंग से प्राप्त कर सकें, ताकि मानवीय जीवन जो है सार्थक हो सके, मानवीय जीवन उपयुक्त साबित हो सके, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्षैतिज संबंध है दोनों में, मतलब एक दूसरे को और दूसरा एक को अपने आप सिद्ध कर रहा है, इसलिए ये कारण कथन की सही व्याख्या है। 48 नंबर है, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से किस विद्वान का चिंतन न्याय के संबंध में अत्यधिक महत्व रखता है? देखिए 4 विद्वान दिए हैं, जॉन रॉल्स है, मैकफरसन है, रॉबर्ट पुटनम है, आइजिया बर्लिन है। ये आइजिया बर्लिन है ना उनका पूरा नाम, इजिया बर्लिन भी बोल देते हैं कई बार।
तो बर्लिन का चिंतन तो नकारात्मक सकारात्मक स्वतंत्रता के संदर्भ में है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। स्वतंत्रता का बहुत ही बेहतरीन प्रकार का वर्गीकरण इन्होंने नकारात्मक सकारात्मक रूप में किया है आइजा बर्लिन ने, है ना। इसमें से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। रॉबर्ट पुट्टनम जो है सामाजिक पूंजी के संबंध में विचार देते हैं। सामाजिक पूंजी नागरिक समाज के साथ साथ ये थॉट महत्वपूर्ण हो गया है। मैकफर्सन जो है विमर्श लोकतंत्र, और सृजनात्मक स्वतंत्रता, है ना, इसके विचारक हैं ये। और जॉन रॉल्स, तो जॉन रॉल्स जो है इसमें हमारे राइट आंसर आ जाएंगे। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 की रचना है। ठीक है, तो जॉन रॉल्स ने कहा जिस प्रकार सत्य विचारों का प्रथम सद्गुण है न्याय, संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है। तो न्याय को लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण थॉट शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, लेकिन साथ ही सामाजिक न्याय, तात्विक न्याय की अवधारणा साकार होती हुई दिखाई देती है। इसलिए जॉन रॉल्स के चिंतन की तुलना महात्मा गांधी के सर्वोदय के चिंतन के साथ भी की जाती रही है। ठीक है, तो ये इसमें राइट आंसर आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अज्ञानता के आवरण का विचार। अज्ञानता के आवरण का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये जॉन रॉल्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये एक प्रकार की मूल स्थिति है, इसको अज्ञानता के आवरण को मूल स्थिति कहा गया। ये सामाजिक संविदा के अंतर्गत जो प्राकृतिक अवस्था थी उससे मिलती जुलती अवस्था है। जॉन लॉक के चिंतन से प्रेरित थे। जॉन रॉल्स के चिंतन में जॉन लॉक की जो कुछ व्यवस्था को लिया गया, जैसे प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य भले समाज में अपनी स्थिति और अपने सहयोगी और प्रतिस्पर्धियों की स्थिति नहीं जानता है, लेकिन वो विवेकशील वार्ताकार है, और विवेकशील होने से वो समझौते कुछ नियम जो है उनको निर्धारित करने की एक योग्यता रखता है। और इसलिए जब नियम निर्धारित होंगे तो उसे चूंकि अपनी स्थिति का ज्ञान नहीं है, अपने पड़ोसी अपने प्रतिस्पर्धी की स्थिति का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो वितरण का सूत्र ये निर्धारित करवाने की कोशिश करेगा कि सामाजिक व्यवस्था में जो सबसे अभावग्रस्त लोग हैं, सबसे कमजोर पोजीशन में है, सबसे हीनतम कंडीशन में है, उनको अधिकतम लाभ दिया जाए। तो बेंथम के उपयोगितावाद का उल्टा कर दिया जाएगा, है ना। मैं बहुत संक्षेप में समझा रहा हूं जॉन रॉल्स को, और मैंने वादा किया कि जॉन रॉल्स पर एक दिन कुछ क्लास ले लेंगे अपन, लगभग बहुत ज्यादा भी नहीं रखेंगे, एक क्वेश्चन आएगा जॉन रॉल्स का। तो ऐसा भी नहीं कि कोई 4 घंटे की क्लास रख दूं मैं। देखिए इस समय अतार्किक होगा कि जॉन रॉल्स में 4-5 घंटे की क्लास रख दें, एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम आधे घंटा, मैक्सिमम आधा घंटा में जॉन रॉल्स की कुछ स्लाइड्स ले लूंगा, बढ़िया तरह से उसको समझा दूंगा, आधे घंटे के अंदर उसको समाहित कर देंगे, एक क्वेश्चन उसमें से लगभग हमारा कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने जो बात की उससे सार आप समझ गए होंगे, मैंने कुछ शब्द उसमें लिए हैं। ठीक है, तो याद रखिए। तो अभी हमें बड़ा एक बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करना है, व्यापक अध्ययन भी करना है, और व्यापक के साथ उस अध्ययन को हमें थोड़ा सा तकनीकी दृष्टि से हमें कुशल बनाकर चलना होगा। तो ए इसमें राइट आंसर आ जाएगा। रॉबर्ट नॉजिक जो है स्वेच्छातंत्रवादी है। रॉबर्ट पुटनम और आइजा बर्लिन के नाम अभी अपन ने लिख ही दिए थे। रॉबर्ट नॉजिक स्वेच्छातंत्रवादी। जॉन रॉल्स जो है वो उदार समतावादी है। ठीक है ना, जॉन रॉल्स जो है वो उदार समतावादी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है। कथन है जॉन रॉल्स का चिंतन अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम लाभ की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। नहीं, हीनतम व्यक्तियों के अधिकतम लाभ, है ना, कमजोर जो हीन कंडीशन में है, हीनतम, उसके अधिकतम लाभ। जॉन रॉल्स का चिंतन उदारवादी अवधारणा में प्रस्तुत किया गया। बिल्कुल, अभी मैंने कहा उदारवाद की 2 अवधारणाएं आ जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। एक है समतावाद, उदार समतावाद, जो कि सामाजिक न्याय के साथ, समानता के थॉट के साथ, स्वतंत्रता और समानता के संतुलन के साथ चलती है। और दूसरी स्वेच्छातंत्रवाद, जो रॉबर्ट नॉजिक, एफ.ए. हेयक, मिल्टन फ्रीडमैन, आइजा बर्लिन के साथ चलती है, जो बाजार तंत्र को महत्व देती है, एडम स्मिथ के विचारों को महत्व देती है, बाजार के अदृश्य हाथ की बात करती है, और साथ ही ये कहती है कि स्वतंत्रता जो है वो ज्यादा जरूरी है बनिस्बत समानता के। ठीक है, समानता के लिए स्वतंत्रता में कटौती करने की जरूरत नहीं है, ये वो कहते हैं। तो इसमें डी आ जाएगा। ठीक है, कथन गलत परंतु कारण सही। आइए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर, ये कथन किसका है कि नैतिकता नहीं बल्कि विवेकशील चिंतन समाज में लाभ के वितरण के मामले में निष्पक्ष होकर विचार करने की ओर प्रेरित करता है। नैतिकता नहीं, विवेकशील चिंतन। अभी मैंने कहा प्राकृतिक अवस्था के लोग विवेकशील वार्ताकार हैं, कांट के दर्शन से प्रभावित है। ठीक है, तो जॉन रॉल्स का ये चिंतन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये टेस्ट सीरीज है हमारी। ये कथन किसका है कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर करुणा से भरे समाज का निर्माण करे। बड़े शानदार सेंटेंस है। ये कथन किसका है कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की भावना तो बढ़ती रहे, मतलब मानवीय गरिमा का जो भाव है, मनुष्य को मनुष्य मानने का जो भाव है, तात्विक समानता का जो भाव है, मूलभूत आधारभूत समानता का जो भाव है, बंधुता का जो भाव है, वो बढ़ता रहे। ठीक है, इस लाइन के व्याख्या कर रहा हूं मैं। और अपमान की जो भावना है वो घटती रहे।
यानी दूसरे को नीचा दिखाने का जो भाव है वो घट जाए, समाप्त हो जाए, दूसरे का अपमान करने का जो भाव है वो घट जाए, समाप्त हो जाए। क्योंकि जब सभी मनुष्यों में तात्विक समानता आएगी तो सभी मनुष्य एक दूसरे से समानता का व्यवहार करेंगे, फिर कोई बड़ा और कोई छोटे का भेदभाव वहां रहेगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में करुणा से भरे समाज, एक ऐसा समाज निर्मित होगा जिसमें सहानुभूति होगी, करुणा होगी, दूसरे के दुखों को देखकर उनको दुखों को दूर करने की कोशिश होगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने ये स्टेटमेंट कहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी किताब में कुछ स्टेटमेंट है, डेली क्लास में मैं कुछ स्टेटमेंट आपको बताता हूं, ठीक है, उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, वो एज इट इज स्टेटमेंट आ सकते हैं पेपर में, है ना, याद रखिएगा। आइए साहब आगे बढ़ जाते हैं। कथन कारण है मुक्त बाजार के समर्थक यानी उदारवादी किसकी बात करते हैं? संपत्ति के अर्जन, मूल्य और लाभ के मामले में अनुबंध करने के लिए स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुक्त बाजार के समर्थक कौन है? उदारवादी है ना, उदारवादी। और उदारवादी क्या मानते हैं? विवेकशीलता में, विवेकशीलता में विश्वास करते हैं। ठीक है, तर्क संगत चयन में विश्वास करते हैं ना, विकल्पों में विश्वास करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सही है। मुक्त बाजार के समर्थक बाजार को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त करने की बात करते हैं। बिल्कुल, ये न्यूनतम राज्य की अवधारणा, अहस्तक्षेपवादी सिद्धांत, लेजिस्फेयर का सिद्धांत, अहस्तक्षेप है ना, लेजिस्फेयर व्यक्ति को अपने हित का निर्धारण करने के लिए अकेला छोड़ देने की बात करता है। हालांकि फिर इसी चीज को मार्क्सवादी प्रहार करते हैं इस पर और वो अलगाव के चिंतन के माध्यम से इसकी आलोचना करेंगे। तो ए आ जाएगा कारण कथन की सही व्याख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। समान व्यवहार न्याय का एकमात्र सिद्धांत नहीं है। ठीक है, समान व्यवहार, बिल्कुल कभी कभी हमें जो है विशेष प्रकार का व्यवहार भी करना पड़ेगा। तो समान व्यवहार एकमात्र सिद्धांत नहीं है। अभी अभी पढ़े, अब न्याय के अपने 3 सिद्धांत पढ़े ना, तो समान व्यवहार एकमात्र सिद्धांत नहीं था, कुछ लोगों के लिए विशेष प्रावधान भी करने पड़ेंगे, ये भी उसका सिद्धांत था। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। समाज में न्याय की स्थापना के लिए समान व्यवहार के सिद्धांत से क्या करना पड़ेगा? आनुपातिकता के सिद्धांत से संतुलन बैठाने की आवश्यकता होती है। अभी मैंने तो स्लाइड पहले लिखा, समानुपातिकता का सिद्धांत यानी एक जैसी स्थितियों में रहने वालों के साथ एक जैसा व्यवहार, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, है ना। तो उसके लिए हमें समानुपातिकता का सिद्धांत रखना पड़ेगा, हमें वर्गीकरण करने पड़ेंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आर्टिकल 14 में मैं इसकी बात करूंगा, ये नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत के साथ और वर्गीकरण के सिद्धांत के साथ, जो कि तर्क संगत वर्गीकरण होगा। इसे विभेदीकरण के नियम से भी हम जानेंगे, बोधगम्य अंतरक के नियम से भी वहां जानेंगे, युक्ति संगत वर्गीकरण के रूप में भी जानेंगे। आर्टिकल 14 में हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। तो कारण कथन की सही व्याख्या है साहब, तो ए इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मुक्त बाजार के पक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं, क्या क्या है? अभी मैंने लिख दिया मुक्त बाजार के पक्ष में तर्क, है ना, फिर भी देखिए ज्यादा विकल्प देता है। बिल्कुल, मुक्त बाजार है, बड़े बड़े स्टोर्स खुले हुए हैं। चलिए सामान की तो बात छोड़ दीजिए, ये अभी मुक्त बाजारी तो है जिसमें ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, कितने सारे क्लासेस, कितनी सारी कोचिंग्स, कितने सारे टीचर्स, कितने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सारे उपलब्ध हो गए। मुक्त बाजार चल रहा है ना, आप समझिए, प्रतिस्पर्धा हो रही है, बेहतर से बेहतर गुणवत्ता देने की कोशिश हो रही है। जो टीचर्स हैं वो अपने आप को और शानदार तरीके से प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस प्रूव करने में क्या कर रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर प्रकार का जो है अपना आउटपुट देने का प्रयास कर रहे हैं। तो उपभोक्ता यानी जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर, भाई यहाँ जो टीचर्स हैं वो सेवा प्रदाता हो गए, सर्विस प्रोवाइडर, और जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ कस्टमर हो गए, है ना, उपभोक्ता हो गए। तो एक ज़्यादा विकल्प उनको मिल रहे हैं, है ना। ये ऐसा उदाहरण ले लीजिए आप, तो ज़्यादा विकल्प देता है। फिर प्रतिस्पर्धा कांड, देखिए ऑनलाइन एजुकेशन ने शिक्षा के बहुत सारे जो मापदंड हैं उनको तो बहुत अलग तरीके से बदल दिया है। ठीक है, अब मैं देखिए कोई बहुत मोटिवेशनल तो स्पीकर हूँ नहीं, मैं इस पर कोई अभी बात नहीं कर रहा, ये तो बहुत विद्वान लोग करते रहते हैं बात इन चीज़ों पर। ठीक है, मैं तो जानता नहीं हूँ इन चीज़ों को, लेकिन ये जरूर है कि ऑनलाइन एजुकेशन ने बहुत कुछ जो मापदंड थे शिक्षा के वो बदले ही हैं। उसमें कुछ अच्छा भी हुआ और कुछ कम अच्छा भी हुआ। ज्यादा विकल्प देता है प्रतिस्पर्धा कारण, गुणवत्ता को प्रोत्साहन मिलता है ना, क्वालिटी, कंपटीशन क्वालिटी को प्रमोट करता है। एक जैसे कई सारे, जैसे मैंने कहा सामान भी लेने गए तो ये कई सारे ब्रांड हैं। ठीक है, और योग्य और प्रतिभावान लोगों को अधिक प्रतिफल मिलता है। ठीक है, बिल्कुल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा आ जाएगी। डार्विन का जो सिद्धांत था, चार्ल्स डार्विन का, तो उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर हो। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर, इसका कथन है कि कथन किस संबंध है कि न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही है और न करना सिर्फ गलत, बल्कि नैतिक अधिकार के रूप में प्रस्तुत होता है। ये जॉन स्टुअर्ट मिल का स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जॉन स्टुअर्ट मिल का एक स्टेटमेंट है कि न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है
जिसे करना न सिर्फ सही है और ना करना सिर्फ गलत, बल्कि नैतिक अधिकार, अंतःकरण की स्वतंत्रता के साथ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ, कार्यों की स्वतंत्रता के साथ इसको यहां जोड़ा गया है। फिर अधिकार ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो। बिल्कुल ठीक है, अधिकार एक प्रकार के दावे ही तो हैं। अधिकार का मतलब है दावा, कब्जा, हक, स्वामित्व। हम कुछ चाहते हैं, एक ऐसा दावा है, लेकिन दावा ऐसा हो जिसका औचित्य हो, वैध हो, जो अन्यथा अनुचित जो होगा उसे नकार दिया जाएगा। फिर समाज ऐसे वैध दावे को स्वीकार करते हुए उसके अनुमोदन को प्रस्तुत करता है। बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया अधिकार वाले चैप्टर में, आप देखिएगा, व्यक्ति, समाज और राज्य, 3 यूनिट्स हैं। व्यक्ति की डिमांड, समाज में उसका नैतिक दावा, उसका अनुमोदन, और राज्य से उसको कानूनी संरक्षण। ये तीनों जब चीजें सीध में मिलती हैं, क्षैतिज मिलती हैं, तो वो व्यवस्था अधिकार के रूप में मान्य हो जाती है। राज्य भले अधिकारों का जन्मदाता नहीं है, लेकिन अधिकारों का संरक्षण जरूर वो करता है, अधिकारों का वर्गीकरण वो जरूर करता है, अधिकारों के मान्यता देने का तत्व वो जरूर प्रस्तुत करता है। ठीक है, समाज उन अधिकारों के आधार को व्यापक बनाता है ना, उन्हें नैतिक आधार प्रदान करता है, और व्यक्ति तो अधिकारों के रूप में विभिन्न प्रकार की मांग प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो ए इसमें राइट आंसर आ जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 58 नंबर है, किस राजनीतिक अवधारणा के बारे में कहा जाता है कि यह उन बातों का परिचायक है जिसे मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। ठीक है, जिसे मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन यापन के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं, यह अधिकार की बात की जा रही है। अधिकार की अवधारणा है ना, एक ऐसा जीवन जिसमें मैं कुछ चीजों को प्राप्त कर सकूं, कुछ पदों को, वस्तुओं को, सेवाओं को, और दूसरे भी उस प्रकार से प्राप्त कर सकें, गरिमापूर्ण जीवन जी सकें, सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। याद रखिए, देखिए लाइन है, मैं ना एनसीईआरटी से एज इट इज ले रहा हूं, मेरा निवेदन मानिएगा, इन क्लासेस को एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार देख लीजिएगा। ठीक है, नोट्स बना लीजिए साथ में, बहुत रामबाण साबित होंगी ये क्लासेस एनसीईआरटी वाली। ठीक है, अच्छी संख्या में अपन ले रहे हैं इसीलिए एनसीईआरटी क्लासेस को। ठीक है, वरना तो एक ही दिन में 6-7 घंटे में भी कर लेते हैं कई बार, लेकिन अपन उसको आराम से आधा घंटे, पौन घंटे क्लास ली है अपन ने, संख्या में अच्छी क्लासेज आ रही हैं, इनके अलग सी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, ठीक है, चैनल पे अपने, और उसको आप क्या कीजिए, नोट्स वगैरह बना लीजिए साथ के साथ। तो एक अच्छा अपना एनसीईआरटी का एक अलग ही बुकलेट हो जाएगी आपके, 50, 60, 70 पन्नों का एक अलग ही नोट्स हो जाएगा। बाद में जब एग्जाम हो उस समय फटाफट से उसको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तरीके बता रहा हूं आपको, सिलेक्शन के लिए कुछ विशेष तरीके हमें आजमाने होंगे जो परखे गए हों, जांचे गए तरखे हों, तरीके हों। ठीक है, और जो अनुभूत हैं मेरे द्वारा भी। ठीक है, क्योंकि मैंने भी तो किसी समय पर कोई वर्षों पहले कुछ एग्जाम दिए ही होंगे, कुछ में फेल भी हुए होंगे, कुछ में पास भी हुए होंगे, तो दोनों के उदाहरण आपसे, दोनों के अनुभव आपसे शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, तो ए इसमें राइट आंसर आ जाएगा। 59 है, कथन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की प्रकृति सार्वभौमिक मानी जाती है। बिल्कुल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सार्वभौमिक है, इसे किसी पर्टिकुलर देश, किसी पर्टिकुलर व्यवस्था के मान्यता की जरूरत नहीं है। अभिव्यक्ति तो व्यक्ति जन्म लेते ही अभी अपनी अभिव्यक्ति करता है। ठीक है, जैसे होता है ना, बच्चा पैदा होते ही रोता है, तो रोना अभिव्यक्ति तो है, आप समझिए। किसी को लगे भाई कैसे कैसे बिना किसी देश राष्ट्र के कैसे अभिव्यक्त करा रहे, भाई बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही रोता है, यदि रो रहा नहीं है तो फिर टेंशन है। ठीक है, बच्चा हुआ और वो रो रहा नहीं है पैदा होने के बाद, तो फिर टेंशन है कि भाई कहीं कोई जो है मेडिकली कोई क्रिटिकल कंडीशन तो नहीं है, बाकी तो पैदा होगा तो रोएगा। और रोना अभिव्यक्ति तो हुई उसकी, जब वो अभिव्यक्ति हुई तो पता चला ना लोगों को बच्चा हुआ वहां, है ना, उसकी मदर को पता चला, डॉक्टर्स, नर्स हैं, सारे आसपास जो बाहर लोग होंगे उनको पता चलेगा, फिर बताया जाएगा। ठीक है, फिर जैसे जैसे बड़ा होगा अपने अभिव्यक्ति के अधिकारों को तरह तरीके से प्रयोग करता रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिए, तो अभिव्यक्ति तो सार्वभौमिक है साहब। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक सरकार में अति महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल, लोकतांत्रिक सरकार में अत्यधिक महत्वपूर्ण है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहां हम बी करेंगे, इसको क्षैतिज संबंध नहीं माना जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, ये सार्वभौमिक मानी गई है, तो लोकतंत्र ही सार्वभौमिक नहीं है, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो जो फांसीवादी या अधिनायकवादी समाज है वहां के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए। तो इसको बी हम करेंगे, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं, लेकिन दोनों इसमें सही है। ठीक है, एक्चुअली कथन कारण में 1% चांस ये रहता है कि जिन्होंने पेपर बनाया है वो उसका अपना कोई लॉजिक निकालते हुए जो है उसमें वो जो व्याख्या उसकी बिल्कुल नजदीक माने उसके अकॉर्डिंग। तो कई बार इस वजह से कई बार हमें लगता है कि यार इसका ये आंसर हो जाना चाहिए था, ये नहीं हुआ, वो खैर बात की बात है। वो जब जैसे प्रैक्टिस आप करेंगे, आप इन सवालों के सही होने के मतलब अधिकतम संभव जो इसकी सीमा है वहां तक आप पहुंच सकेंगे। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन है, 17वीं 18वीं सदी के राजनीतिक सिद्धांतकारों ने कुछ प्राकृतिक अधिकारों को चिन्हित किया है, कौन सा इसमें शामिल नहीं है? ठीक है, कौन सा इसमें शामिल है होना चाहिए ना, कौन सा शामिल नहीं, कौन सा इसमें शामिल है? तो जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति उपरोक्त तो सभी है। ठीक है, इसमें इसको मैंने काट दिया, तय हो गया इसमें। क्रिस्टन कथन कारण है, मानव अधिकार के पीछे मूल मान्यता है कि सभी लोग मनुष्य होने से कुछ चीजों को पाने का अधिकार है। कई बार बता चुका हूं,
वो अधिकार जो मनुष्य को इसलिए मिलते हैं कि वो मनुष्य है और उससे वो सुखी, सम्मानित और गरिमापूर्ण जीवन जीने का हकदार माना जाता है। ठीक है, इसलिए वो मानव अधिकार है। सभी मनुष्य एक आंतरिक मूल्य से संपन्न है। आंतरिक मूल्य क्या है उनका? आधारभूत मूल्य, तात्विक मूल्य, तात्विक समानता, एक ही समूह, एक ही वर्ग के सदस्य, मानव वर्ग, मानव समूह, जिस कारण से उन्हें समान अवसर दिए जाने चाहिए। तो कारण कथन की बिल्कुल सही व्याख्या है। ठीक है, ये तो बिल्कुल इससे ही सिद्ध हो रही है चीज। हाँ 62 नंबर है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु की या तो एक कीमत होती है, कीमत वैल्यू होती है, मूल्य होता है, प्राइस होता है ना, या गरिमा। हालांकि ये प्राइस नहीं, ये वैल्यू के संदर्भ में आएगा। प्रत्येक वस्तु की कीमत है, गरिमा, और जो तमाम कीमतों से ऊपर है और जिसका कोई समतुल्य ना हो, उसकी गरिमा होती है। आपको ध्यान होगा, ये चैप्टर कराते समय भी कराई थी मैंने बात। इमैनुअल कांट ये कहते हैं, इमैनुअल कांट क्या कहते हैं? विवेकशील प्रकृति स्वयं में साध्य है ना, मनुष्य को गरिमावान मानते हैं, इसलिए किसी मनुष्य को किसी दूसरे मनुष्य का दास बनाए जाने का निषेध करते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षकार हैं। ठीक है, तो विवेकशील प्रकृति स्वयं में साध्य है। ठीक है, तो ए इसमें राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन है, कांट के द्वारा अधिकारों की नैतिक अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। बिल्कुल नैतिक अवधारणा, नैतिकता का मतलब जो अंतःकरण से स्वतंत्रता की बात करता है। मनुष्य इसीलिए स्वतंत्र माना जाए कि वो मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य होने के नाते वो जिस गरिमा से युक्त है, वो गरिमा उस मनुष्य के स्व, यानी कि उस मनुष्य के अंतर मन का पाठ है, और वो उसे किसी अन्य के लक्ष्य की पूर्ति का साधन नहीं बनाया जाना चाहिए। ठीक है, आदर्शवादी विचारक है कांट, है ना, आदर्शवादी विचारक। कारण क्या कह रहे हैं? कांट के अनुसार लोगों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार का अर्थ है उनके साथ नैतिकता का व्यवहार करना। बिल्कुल ठीक है, तो दोनों क्षति संबंध है इसमें, तो सीधा सीधा। 64 है, अधिकारों की सफलता किस पर निर्भर करती है? सरकार और कानून के समर्थन पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करती है। बिल्कुल ठीक है, मैंने अभी कहा कि अधिकार जो है राज्य के द्वारा, कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा संरक्षित होंगे, मान्यता प्राप्त होंगे। ठीक है ना, वर्गीकृत किए जाएंगे। जैसे भारतीय संविधान में भाग 3 में आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर दिया गया। अनेक सिद्धांतकार अधिकारों को ऐसे दावे के रूप में परिभाषित करते हैं जिन्हें राज्य के द्वारा मान्यता दी गई है। बिल्कुल, बेसिकली जो कानूनी सिद्धांत के समर्थक हैं, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत के समर्थक, वो तो इसी चीज का समर्थन करते हैं। बेंथम है, हॉब्स है, ऑस्टिन है, ठीक है ना, ये इसका समर्थन करेंगे। तो बिल्कुल इसमें क्षति संबंध स्टैब्लिश होगा। अधिकार किससे किए जाने वाले दावे माने जाते हैं, है ना? अधिकार किससे किए जाने वाले दावे हैं? व्यक्ति द्वारा व्यक्ति से, व्यक्ति द्वारा समाज से, राज्य द्वारा व्यक्ति से, व्यक्ति द्वारा राज्य से। ठीक है, व्यक्ति की मांग है, समाज की स्वीकृति है, और राज्य का संरक्षण है। ठीक है, व्यक्ति की मांग, समाज का आधार और राज्य का संरक्षण। ठीक है ना, तब जाकर अधिकार वैध रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं। तो डी इसमें राइट आंसर आ जाए। फिर अधिकार राज्य के लिए करने योग्य और ना करने योग्य दोनों बातों को प्रस्तुत करता है। बिल्कुल ठीक है, अधिकार से पता चलता है राज्य को क्या करना चाहिए। जैसे शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता के लिए उपलब्धताएं करनी चाहिए, जैसे रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, राज्य को किसी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित नहीं करना चाहिए। तो अधिकार क्या करता है? राज्य के लिए करने योग्य और न करने योग्य दोनों बातें प्रस्तुत करता है। अब क्या कहते हैं? अधिकार ये सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की सत्ता व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा का अतिक्रमण नहीं करे, है ना। तो राज्य ये सुनिश्चित करेगा, अधिकार सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की जो सत्ता है व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा का अतिक्रमण नहीं करे, यानी इससे राज्य को पता रहे कि उसे क्या करना और क्या नहीं करना है। तो इसको पढ़कर भी आंसर यही आएगा, इसको पढ़कर भी यही व्याख्या निकल कर आएगी। ठीक है, तो ये क्षति संबंध के रूप में स्टैब्लिश हुआ। कथन कारण की बहुत प्रैक्टिस करवा रहा हूं, कृपा करके सही करिएगा पेपर में। जरूरी नहीं कि वहां इतने सारे कथन कारण के क्वेश्चन आए, लेकिन मैंने पहले दिन भी कहा था कि कथन कारण के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि कथन कारण करते समय इसकी और उपयुक्त व्याख्या निकल कर आ जाती है, उसके आसपास के कुछ और चीजें हमें स्पष्ट हो जाती हैं, जिससे और भी कुछ क्वेश्चन हमारे तैयार हो सकते हैं सीधे सीधे, है ना। ध्यान रखिए, कथन कारण इतने सारे नहीं आते हैं पेपर में आपके, मैं कथन कारण ज्यादा देता हूं। एक तो कथन कारण कुछ आते हैं, वो विद्यार्थियों को ज्यादातर, जैसे विद्यार्थियों को कथन कारण के क्वेश्चन में दिक्कत आती है, तो दिक्कत दूर कब होगी? जब प्रैक्टिस करेंगे।
आपको किसी चीज में यदि दक्ष बनना है ना, दक्ष बनना है उसमें, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, तो इसलिए प्रैक्टिस मैं करवा दे रहा हूँ यहाँ। दूसरी बात यह है कि कथन कारण के माध्यम से उसके आसपास के जो डायमेंशन है उनकी हमें जानकारी मिल जाती है, और उसके कारण क्या होगा कि हमें कुछ नई बातों की भी उन क्वेश्चन में जो छिपे हुए भाव हैं या उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रता से संबंधित है। बिल्कुल ठीक है, नागरिक स्वतंत्रता है जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और राजनीतिक अधिकार है जैसे वोट डालने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये क्या कह रहे हैं, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार मिलकर लोकतंत्र की नींव का निर्माण करते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल क्षैतिज संबंध है, इसमें तो कोई सोचने की जरूरत ही नहीं। डेमोक्रेसी की नींव है नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक अधिकार, और एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत, निर्वाचन, मताधिकार, जनमत, ये सारी चीजें से रिलेटेड हो जाती है। 68 नंबर है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अधिकारों की सूची का लगातार विस्तार हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। कैसे कैसे अधिकार आ रहे हैं, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार। देखिए, जो अपने फंडामेंटल राइट्स जब मैं कराऊंगा आपको, फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर जब करेंगे अपन, उस समय मैं एक यहाँ डायग्राम बनाऊंगा जिसमें अधिकारों के पीढ़ियां, अधिकारों का वर्गीकरण हम बताएंगे। नागरिक राजनीतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, सामाजिक आर्थिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और मानव अधिकार। एक ऐसा ट्री बना देंगे उसका वर्गीकरण करते हुए। तो विभिन्न अधिकार जैसे आश्रय का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, आजीविका का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अपने संपत्ति के अर्जन का अधिकार, अनुबंध का अधिकार, जीवन साथी के चयन का अधिकार, निजता का अधिकार, है ना, अपनी पहचान को बनाए रखने का अधिकार। ठीक है, तो विभिन्न अधिकार हैं। तो लोकतंत्र में अधिकारों की सूची लगातार विस्तृत हो रही है। भारत में भी देखते हैं कि ऑनरेबल न्यायपालिका के द्वारा विभिन्न वादों के माध्यम से बहुत सारे जो अधिकार हैं वो आर्टिकल 21 जो गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है उसके अंतर्गत समाहित किए गए हैं ना व्याख्याओं में। तो लोकतंत्र क्या करता है, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रकार के अधिकारों को महत्व देता है। ये क्षैतिज संबंध इसमें भी स्टैब्लिश होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, न्यायपूर्ण समाज लोगों के लिए आधारभूत स्थितियां जरूर उपलब्ध कराता है। बिल्कुल ठीक है, समाज न्यायपूर्ण होता ही तब है जब लोगों के लिए जीवन की मूलभूत सुविधाएं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य पेयजल हवा, ये उपलब्ध करा सके, सही ढंग से उपलब्ध करा सके, औचित्यपूर्ण तरीके से उपलब्ध करा सके, और लोगों की बुनियादी जरूरत की पूर्ति लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी समझी जाती है। ठीक है ना, ये जो है लोगों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी है, और ये लोकतांत्रिक सरकार जो है वहां पर एक समाज जो है वो न्यायपूर्ण स्थिति में प्रस्तुत होगा। ठीक है, अब वही है कि जैसे मैं इसको जो है देखिए वापस देखते हैं, न्यायपूर्ण समाज लोगों के लिए आधारभूत से जरूर उपलब्ध कराता है, लोगों की बुनियादी जरूरत की पूर्ति लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी समझी जाती है। मैं इसको बी मानूंगा, है ना, क्योंकि यहाँ केवल समाज की बात हो रही है, न्यायपूर्ण समाज की, यहाँ लोकतांत्रिक सरकार की है। अब कई बार क्या होता है, पेपर जो सेट करेंगे वो इसको ए भी कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा एक यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे अपन सॉल्व करेंगे तो वो बेहतर स्थिति आ जाएगी इसमें, है ना, अपने कथन कांड के क्वेश्चन बेहतर अपन स्थिति में ला पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, अधिकारों का उपयोग यह अपेक्षा करता है कि दूसरों के अधिकारों का सम्मान किया जाए। बिल्कुल, लास्की ने लिखा कि अधिकार के रूप में मुझे जो सुविधाएं प्राप्त हैं दूसरों को वैसी सुविधाएं मिले। ठीक है, तो यदि मैं केक खा रहा हूं तो मेरे पड़ोसी को भी वो केक खाने का अधिकार मिले, ये कहते हैं। ठीक है, आधुनिक तकनीकी युग में गोपनीयता और निजता का अधिकार अत्यधिक चर्चित हो गए हैं ना। बिल्कुल, गोपनीयता, निजता, इंटरनेट, तकनीकी प्रौद्योगिकी कितना ज्यादा चर्चित हो गए हैं आजकल, तो ये चीज है ना। आजकल तो मतलब अभी समझिए कि जगह जगह लिखा है मुस्कुराइए क्योंकि आप कैमरे की नज़र में है। ठीक है, तो मुस्कुराना पड़ता ही है, अब किसी का मन नहीं है तो मुस्कुराओ भाई, कैमरे की नज़र में है। ठीक है, और एक वो अभी बहुत आजकल रील्स बनती हैं, मीम बन जाते हैं, कोई कहाँ क्या बात कर रहा है उसको किस तरह से तोड़ मरोड़ के बता देते हैं। तो इंटरनेट प्रौद्योगिकी के युग में साहब, और खासकर सोशल मीडिया के दौर में, रील्स के दौर में, मैं तो कह रहा हूँ रील्स का दौर ही कहते हैं इसको। ठीक है, इंस्टाग्राम है और वो क्या है, यूट्यूब है। ठीक है, रील्स बनती हैं और गोपनीयता, निजता सब जो है बहुत ही अच्छा। प्रैंक है आजकल, तो प्रैंक वीडियो आ जाते हैं। ठीक है, उसी में किसी गोपनीयता को प्रैंक के नाम पे ही भंग कर देते हैं, है ना। तो गोपनीयता भंग कर दी, प्रैंक कर दिया, साहब कह दिया, वो पकड़े गए तो कह दिया प्रैंक है, मजाक है। तो ये तो एक अत्यचर्चित भी है, समस्या भी है अत्यधिक एक। तो दूसरों के अधिकारों का सम्मान किया जाए, गोपनीयता निष्ठा का अधिकार है, चर्चित हो गया। वैसे तो क्षैतिज संबंध स्टैब्लिश होता हुआ दिखता है इसमें भी कि भाई इसी के सेंस में बात की गई, लेकिन यहाँ भी हम इसको बी राइट आंसर करेंगे। ठीक है,
हाँ, ये टेस्ट सीरीज और कोर्स जो है ना हमारा स्कूल लेक्चरर का, वो मॉड्यूल्स में भी मैंने दे रखा है। ये मॉड्यूल 5 का ऐसे ही लगा दिया हमारी टीम ने। बाकी मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 पॉलिटिकल थियरी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, वेस्टर्न इंडियन थिंकर्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस, ये 5 मॉड्यूल हैं। टेस्ट सीरीज में भी 5 मॉड्यूल हैं, कोर्स में भी 5 मॉड्यूल है, और कंप्लीट कोर्स भी और कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आरएएस के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पॉलिटी का जो प्री वाला जो कोर्स है वो भी एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। ठीक है, इसके बारे में कई बार मैं बात करते रहता हूँ, तो प्री के हिसाब से वो उस कोर्स को देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की भी क्लास लगभग 30-35 मिनट की क्लास सही रही होगी। 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। कल एनसीईआरटी 11th क्लास के जो 3 चैप्टर हमारे बच रहे हैं और उन पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, और राष्ट्रवाद चैप्टर है, नागरिकता है और धर्मनिरपेक्षता, 3 चैप्टर हैं, उसके भी मुझे लगता है 20-30 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। कोशिश करेंगे कि 100 का आंकड़ा तो अपन कंप्लीट करें एमसीक्यूज का 11th क्लास वाली में से। ठीक है, फिर हम पॉलिटी शुरू करेंगे 2 दिन बाद। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, खूब सकारात्मक बने रहिएगा और बिल्कुल खूब भर भर के वीडियोस देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों को बताइए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कल मिलता हूँ आप सभी से एमसीक्यूज की क्लास नंबर 4 में, और करीब 25-30 क्वेश्चन कल भी हम सॉल्व करेंगे, ताकि 11th क्लास वाली ये किताब जो है वो आसानी से अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। नमस्कार, धन्यवाद।